माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Now question answer. Question number 4 to 1. Jayant Kumar Roy. Not present. So next. Not present. Shri Bhola Singh ji. क्वेश्चन नंबर 4 to 1 सभापति महोदय। Answer please. Minister. सर पे रखा हूँ। Supplementary Bhola Singh. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी का, जो हरित कर के प्रस्ताव को वायु प्रदूषण को रोकने के लिए लेकर आए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, दिल्ली में 49,93,015 पुरानी बसें हैं जो 10 से 20 साल के बीच में की हैं, और उत्तर प्रदेश में 56,54,759 हैं। और क्योंकि सभापति महोदय मैं एनसीआर के हिस्से से ही बुलंदशहर से आता हूं, जो एनसीआर का हिस्सा है, और एनसीआर में सभापति महोदय हाल में जो विश्व वायु प्रदूषण का इंडेक्स आया 2020 में, उसमें विश्व में 30 शहरों में 22 अपने भारत के हैं, और जिसमें दिल्ली के बाद और गाजियाबाद का तीसरे नंबर पर मेरा जिला बुलंदशहर आता है प्रदूषण के मामले में। तो सभापति महोदय, जिस तरीके से माननीय मंत्री जी प्रस्ताव लेके आए हैं पुरानी बसों को हटाने का, मेरे यहाँ पर ग्रामीण इलाका है और करीब 250 बस ऐसी हैं जो 10 साल से कम अंडर की हैं, बाकी ज़्यादा की हैं, करीब 500 सवा 500 बस। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि अभी एनजीटी का आदेश था 2017 अक्टूबर का कि इसमें जो पुरानी बसें हैं उनको 3 साल का आगे बढ़ाने का 31 मार्च 2021 तक की उनको अनुमति दी थी। अगर ये सारी बसें हट जाती हैं तो जो वहाँ के नागरिकों को असुविधा होगी 31 तारीख के बाद, तो उसके लिए माननीय मंत्री जी क्या विचार करेंगे जो असुविधा भी ना हो और वायु प्रदूषण पर कंट्रोल किया जाए, इसके लिए क्या व्यवस्था योजना बनाने के लिए माननीय मंत्री जी सोच रहे हैं? सम्माननीय स्पीकर महोदय, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। हमारे स्वास्थ्य विषयक अनेक समस्या जो है उसका संबंध पोल्यूशन से जुड़ता है। दिल्ली में और दिल्ली के आसपास रहने वाले लोगों के लिए इस समस्या की गंभीरता समझाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि एक तरफ पोल्यूशन जिन कारणों से होता है वो कैसे कम करें। जैसे हमारे तरफ से एक पॉजिटिव प्रयास हम लगातार कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के बजाय इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल इस पर काम करें। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 81% लिथियम आयन बैटरी देश में बन रही है, और 2 साल के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर और डीजल की बस, इसकी कीमत इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक के समान दोनों एक होगी, इतना रेट कम हो जाएगा। और हमारा कंजम्पशन जो खर्चा है वो भी जहाँ 20,000 रुपये पेट्रोल का लगता है, वहाँ 2,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का लगेगा। उसके साथ साथ माननीय स्पीकर महोदय, हमने अभी लिथियम आयन के साथ हमारे देश में प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइजर, हमारे इसरो, डीआरडीओ और सभी इंस्टीट्यूशन को बुलाकर मैंने एक बड़ी मीटिंग ली थी, और उसमें लिथियम आयन के साथ जो मेटल आयन है, एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन, स्टील आयन, इस पर भी काम किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जल्दी इसमें ब्रेक थ्रू मिल जाएगा और इसमें हमें कोई समस्या नहीं आएगी। इसके साथ साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर भी चेन्नई आईआईटी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। उन्होंने समुद्र के पानी से हाइड्रोजन निकालने के बारे में सक्सेसफुली प्रयोग किया है, और उसके साथ साथ सोलर एनर्जी से भी वो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने की प्रक्रिया उन्होंने संशोधन किया है। मिनिस्ट्री उनको भी सहयोग कर रही है और उनसे भी बातचीत कर रही है, एमओयू कर रही है, ताकि देश में जल्दी अल्टरनेटिव फ्यूल आए। जो ग्रीन टैक्स के बारे में बताया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये अधिकार भारत सरकार का है, केवल प्रिंसिपली टैक्स तय करने का है, और हम वो टैक्स तय करके राज्य सरकार को देते हैं, जिसमें हमारी जो प्राइवेट व्हीकल है 15 साल के बाद अगर वो हम लोग उसमें काफ़ी पोल्यूशन करते हैं
तो उसके ऊपर ये टैक्स 10 से 25% बढ़ाने का अधिकार हमने राज्य सरकार को देने के बारे में अभी एडवाइजरी इशू की है। इसके साथ साथ विशेष रूप से जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसमें 8 साल के बाद ये टैक्स हम लगा सकते हैं। राज्य सरकार को अधिकार है कितना लगाना है, पर जो बात अभी सम्मान्य सदस्य ने की थी उसमें एक सॉल्यूशन है कि जो डीजल की बसेस है पुरानी, क्योंकि वहाँ परिस्थितियाँ बहुत खराब है, स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्जे के बोझे में पड़ा और गरीब लोगों की बहुत अड़चन होगी, और इसलिए निश्चित रूप से उनके बारे में सहानुभूति से सोचना होगा। एक तरफ पोल्यूशन के बारे में स्ट्रिक्ट नियमों का पालन भी करना होगा और दूसरी ओर गरीब आदमी की समस्याओं को भी संवेदनशीलता के साथ देखना होगा। तो निश्चित रूप से मैं उनको सुझाव दूंगा कि उसमें डीजल की बसेस अगर वो सीएनजी पर कन्वर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से पोल्यूशन काफी कम हो सकता है। उसके बारे में सरकार सहानुभूति से सोचेगी और वो बस फिर कुछ दिन तक चल सकेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अध्यक्ष महाराज ये है कि हमारे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और दिल्ली को लगकर ये जो भाग है इसमें वो राइस स्ट्रॉ निकलता है जिसको पॉपुलरली परली कहा जाता है। अब सक्सेसफुली ये भी प्रयोग हुआ है जो पूरे देश में जहां राइस बंद होता है वहां हो सकता है कि 5 टन ऑफ परली, 5 टन ऑफ 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। और मैंने अपने खुद के मतदार क्षेत्र में नागपुर में अभी 450 ऐसी पुरानी बसेस सीएनजी पर कन्वर्ट करने का निर्णय किया। 100 बसेस कन्वर्ट हो गई जिससे इकोनॉमिक्स भी बदल गया। एक ट्रैक्टर भी अभी इस प्रकार का लॉन्च किया है जो बायो सीएनजी पर है। तो मुझे लगता है कि सम्मान्य सदस्य इस दिशा में भी कोशिश करें। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये दिल्ली के आजू बाजू में जो पोल्यूशन हो रहा है इसके लिए हमारी मिनिस्ट्री की ओर से करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्चा करके रोड बन रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 10,000 करोड़ का है, ईस्टर्ली वेस्टर्ली बाईपास करीब 20-22 हजार करोड़ के हुए हैं। इसके साथ साथ काफी रोड है और जिसके कारण आने वाले 2-3 साल के अंदर भी दिल्ली मेरठ पूरा हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम और कहीं होगा 2-3 साल के अंदर। और दिल्ली से देहरादून हम 2 घंटे का रोड बना रहे हैं तो वो ट्रैफिक भी ये हो जाएगा। दिल्ली से लखनऊ का भी रोड बना रहे हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ और देहरादून और हरिद्वार केवल 2 घंटे में आप जा सकोगे। फिर दिल्ली से जयपुर 2.25 घंटे में जा सकेंगे। तो ये सब नया जब नेटवर्क दिल्ली के आसपास तैयार होगा, वो दिल्ली से कटरा अमृतसर वाला एक नया रोड बन रहा है उसका भी काम शुरू हो रहा है। तो इसके कारण काफी समस्याओं कम होगी। पर दिल्ली का बहुत क्रूशियल प्रॉब्लम है, सीरियस है, और पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दोनों के लिए भी हमें बहुत गंभीरता से सोचना होगा और उसी के लिए ये नियम बनाने की बात आई है। ठीक। सेकंड सप्लीमेंट्री। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी का आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने एक पॉल्यूशन की समस्या को कंट्रोल करने के साथ साथ नागरिकों की समस्या के समाधान भी इसमें निकाला है। और जो बात हाईवे की और ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल की है, तो मैं भी एनसीआर में हूँ, मतलब एनसीआर के पूरे लोगों को इसका लाभ मिला। वास्तव में एक ऐतिहासिक और सराहनीय कार्य माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं बार बार पूरे क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। एक जानकारी और लेना चाहूंगा कि जो टैक्स का कलेक्शन, ग्रीन टैक्स का कलेक्शन जिस क्षेत्र से होगा, जैसे एनसीआर का क्षेत्र है यहाँ से होगा, बुलंदशहर का बुलंदशहर से होगा, तो क्या माननीय मंत्री जी आगे उस क्षेत्र के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उस टैक्स का उसी क्षेत्र में बसों के माध्यम से या और अन्य किसी उसके माध्यम से उसको उसमें लगाने की योजना है क्या? माननीय स्पीकर महोदय, कॉन्स्टिट्यूशन हमें केवल प्रिंसिपली ये टैक्स लगाने का अधिकार देती है और हम फिर राज्य सरकार को 10 से 25% ये टैक्स कलेक्ट करने के बारे में अधिकार देते हैं। ये 10% लेना या 12% लेना या 15% लेना ये उनका अधिकार है और ये पैसा लेने के बाद निश्चित रूप से वो वहाँ की प्रदूषण की समस्या को सुलझाने के लिए कुछ बजट बढ़ाकर काम करें, ये अपेक्षा है। और स्वाभाविक रूप से इसका दूसरा उद्देश्य ये है कि लोग जो पोल्यूशन करने वाले व्हीकल है उससे थोड़ा सा उसको तुरंत बदल भी दें। मैंने पिछले बार सदन में बताया था कि मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने स्कूटर खरीदी की थी, तो मैं 24 किलोमीटर प्रति लीटर वाली स्कूटर मैंने खरीदी की थी और मैंने बोला कि बहुत अच्छी इफिशियंसी है और अभी 85 किलोमीटर हो गया। तो हमें ये नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जाने में, इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इसमें आर्थिक बचत भी है। तो ये पुरानी गाड़ी में धुआं छोड़ के और इतना एवरेज कम देती है, मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है, तो ये कंज्यूमर के भी हित में है और इसलिए ये धीरे धीरे लोग इस प्रकार के व्हीकल्स को निकाल दें
और उसका स्क्रैपिंग करें और स्क्रैपिंग करने के बाद 5% उसको नए व्हीकल पर कंसेशन मिलेगा, ये भी हमने किया है। काफी कुछ कंसेशन दिए हैं। तो धीरे धीरे देश में जो डीजल के कारण, पुराने व्हीकल के कारण जो पोल्यूशन हो रहा था, उसके कम करने के लिए निर्णय किया है। अल्टीमेटली ये पैसा राज्य सरकार का है, कहाँ खर्चा करना कहाँ नहीं करना उनका अधिकार है। हमने केवल 10 से 25% तक ये टैक्स ले सकते हैं। कौन से व्हीकल पर ले सकते हैं? तो 15 साल के जो व्हीकल है, जो हमारे प्राइवेट व्हीकल है, और 8 साल के ऊपर जो कमर्शियल है, उसके ऊपर उनका यह अधिकार उनको दिया गया है। विश्व भर में अकेला भारत ही एक देश है जहां ग्राहक पूछता है कितना पीता है। तो ये कॉन्शियसनेस हमारे देश में काफी हाँ, मैं अभी निवेदन करूंगा मनीष तिवारी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो केंद्र सरकार है वो डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है उसके मार्फत 4.3 लाख करोड़ रुपया कमाएगी। उसके अलावा जो एडिशनल सेस और सरचार्ज लगाया है 13 से 16 रुपए पर लीटर के हिसाब से, उससे केंद्र सरकार 1.87 लाख करोड़ कमाएगी। इसके अलावा 39,000 करोड़ रुपया एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर सेस से कमाया जाएगा, जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है उसका 37% है। इससे अलावा जो राज्य सरकारें हैं वो अपना टैक्स और लगाती हैं, और इसके ऊपर हम ये जो हरित टैक्स है इसको लगाने का प्रावधान कर रहे हैं। मंत्री जी बहुत अनुभवी हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं और विनम्रता पूर्व के सुझाव भी देना चाहता हूं कि अगर हम प्रदूषण कम करना चाहते हैं मंत्री जी, तो सोच बदलने की जरूरत है। हमको ज्यादा जो पैसा है वो एमआरटीएस के ऊपर खर्चा करने की जरूरत है। इसके अलावा मंत्री जी, जहां पे सड़क बनती है इस देश में, वहां पे फुटपाथ नहीं बनता। तो क्या आपका मंत्रालय नेशनल हाईवे जहां पे बनता है, प्रदेश सरकारों को ये एडवाइजरी जारी करेगी कि जहां पे वो सड़क बनाएं उसके साथ फुटपाथ जरूर बनाएं, बाइसिकल ट्रैक जरूर बनाएं, क्योंकि जब तक आप लोगों की मानसिकता नहीं बदलेंगे, गाड़ियां बढ़ती रहेंगी, प्रदूषण बढ़ता रहेगा और लोग टैक्स भी देते रहेंगे। ये मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है और ये आपसे छोटा सा सवाल है। जितना लंबा प्रश्न होगा उतना सम्मान्य सदस्य जो बात कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है कि विशेष रूप से हिंदुस्तान में पॉपुलेशन और व्हीकल पॉपुलेशन दोनों की ग्रोथ बहुत फास्ट है, और ये एक समस्या है। घर में 3 लोग हैं और 5 गाड़ियां होगी, पार्किंग के लिए जगह नहीं, रोड पर गाड़ियां खड़ी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना चाहिए। ये बात उन्होंने कही है और ये बिल्कुल सही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस होगा। और अभी प्रधानमंत्री जी ने हमारे विभाग को ये रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, लाइट रेल ट्रांसपोर्ट यानी मीटर गेज और ब्रॉड गेज छोड़कर सब इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट का काम भी दिया है। अभी मैं घोषणा तो नहीं करूंगा पर मैं आपको बताऊंगा, कल ही मेरी डिटेल मीटिंग हुई है और काफी हम आगे गए हैं, पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। पर दिल्ली से मुंबई ये 1300 किलोमीटर हाईवे को हम ई हाईवे बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके ऊपर जो ट्रक और बसेस होगी वो 120 किलोमीटर के स्पीड से इलेक्ट्रिक पर चलेगी और रेलवे का जैसा इलेक्ट्रिक के ऊपर जो सिस्टम होती है वही होगी। सीमेंस कंपनी ने इसकी टेक्नोलॉजी करके जर्मनी में रोड बनाया। कल उन्होंने मुझे पूरा प्रेजेंटेशन दिया, बातचीत हुई और इसमें उस प्रकार के ट्रक और बसेस करने से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 70% कम हो जाएगी, यानी इतना सस्ता हो जाएगा और इसमें ट्रॉली बस जा सकती है। और इसलिए आपका बिल्कुल सही है कि राज्य सरकार और भारत सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने कही वो भी सही है कि पहली प्रायोरिटी वाटरवेज, सेकंड प्रायोरिटी रेलवे, थर्ड प्रायोरिटी टू रोड्स एंड फोर्थ फॉर एविएशन। पर दुर्भाग्यवश कभी कभी मुझे भी लगता है कि अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। अब देश का 85% ट्रैफिक रोड पर बढ़ रहा है और दिन ब दिन रोड पर ट्रैफिक बढ़ रहा है। ये एनएचआई के लिए और हमारे लिए थोड़ा फायदा होता है पर हमारे लिए चिंता का विषय है।
और इसलिए ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना, आपकी बात बिल्कुल सही है। सरकार इसके बारे में नीति बना रही है, मेट्रो अनेक गांवों तक पहुंचा रही है, पर मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 350 करोड़ है। अभी हमने ब्रॉडगेज मेट्रो की अनुमति, परसों पीयूष जी के साथ सबकी मीटिंग हुई नागपुर में, पहली बार हम लोग ब्रॉडगेज मेट्रो 850 किलोमीटर एग्जिस्टिंग ट्रैक का उपयोग करके, ये ब्रॉडगेज मेट्रो का कंसेप्ट 140 किलोमीटर के स्पीड से चलने वाले और हर स्टेशन पर रुकने वाली ऐसी कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपाय कर रहे हैं। जो बात आपने पेट्रोल डीजल के टैक्सेशन के बारे में कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पेट्रोल डीजल के ऊपर जो टैक्स लगते हैं राज्य सरकार और भारत सरकार लगाती है, पर यह टैक्स कितना कम करना, ज्यादा करना, इसके बारे में क्या निर्णय करना, ये राज्य सरकार के टैक्स के बारे में राज्य सरकार को अधिकार है और भारत सरकार के बारे में वित्त मंत्रालय इसके बारे में निर्णय करता है। आपकी जो भावना आपने बताई है वो उनके पास पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। और फुटपाथ के बारे में आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। जो NHAI के रोड, अभी मैंने और एक, आप सब लोग मुझे इसमें और मेरे पास प्रपोजल दीजिए कि हमारे जो पुराने रोड है जो शहर के बीच में से जाते थे और हम बाईपास बनाते थे उसको हम छोड़ देते थे, तो हम वो काम नहीं करते थे, बोलते थे हमने अभी नया रोड बनाया। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। ये रोड जो शहर के अंदर से जिसपे NH का नाम है उसको हम लोग व्हाइट टॉपिंग, सीमेंट कंक्रीट का व्हाइट टॉपिंग 6 इंच का करेंगे, फुटपाथ बनाएंगे, साइकिल ट्रैक बनाएंगे, सीनियर सिटीजन को बैठने के लिए जगह भी बना देंगे और ऐसे करीब एक 60-70 प्रपोजल मैंने मंजूर किए हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने ऐसे पुराने गांवों से, शहर से जाने वाले NH अधूरे पड़े हुए, जिसके तरफ ना नगर परिषद काम करती, ना कारपोरेशन करती, ना स्टेट गवर्नमेंट करती, वो प्रपोजल मेरे पास ला कर दीजिए, वो पूरे मैं अच्छे तरीके से कर दूंगा और साइकिल ट्रैक उसमें बनाएंगे। एक बात आपको कहूंगा कि जैसे ई-रिक्शा को हमने किया, 1 करोड़ लोग ये साइकिल रिक्शा चलाते थे और इसी सदन में आप सब लोगों के सहयोग से हमने बिल पास किया, काफी अड़चने आई, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा, पर अब देश में 1 करोड़ में से शायद कलकत्ता में, बंगाल में तो आदमी धोता था रिक्शा, और वो प्रथा लगभग बंद हो गई। हमने ई-रिक्शा की शुरुआत की, हमारे सरकार की एक गरीबों के लिए, विशेष रूप से जो शोषण होता उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे मनीष जी अभी एक अच्छी बात आई है, वो है ई-साइकिल। अब ये स्कूटर पर जाकर ये जो होटल रेस्टोरेंट का मटेरियल पहुंचते, इनके लिए खर्चा आता है 6.5 रुपए, 6 रुपए किलोमीटर। अब मेरे मन में आइडिया है कि ये ई-रिक्शा का खर्चा आएगा 2 रुपए किलोमीटर, तो ये क्यों नहीं, ये ई-रिक्शा जो है इसकी कीमत भी बहुत सस्ती है, ये रोड भी आजकल ठीक बने हुए हैं, तो ये ई-रिक्शा, ई-साइकिल को हम पॉपुलर करें और ये डिलीवरी देने के लिए, सामान पहुंचाने के लिए, और ई-कार्ट और ई-साइकिल इसके साथ भी लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। और साइकिल चलाने के लिए हमारे राज्य मंत्री थे मनसुख भाई, वो पार्लियामेंट में रोज साइकिल चला के आते थे, उनका बहुत अच्छा उदाहरण है। तो मैं अभी साइकिल को और हमने पॉपुलर करना चाहिए, और मेरा ये भी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग आपके यहाँ साइकिल को इनकरेज करिए। इसमें एक उत्तर प्रदेश में बीजापुर में कलेक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आप जरा इसमें अगर आप लेंगे तो, मेरे सेक्रेटरी थे मलिक, युद्धवीर मलिक, उनका बेटा IAS ऑफिसर है जो कलेक्टर है बिजनौर में, उन्होंने पुलिस स्टेशन में पुरानी साइकिल खरीद ली, उसको एक पीला रंग दिया और वो पूरी साइकिल अब गरीब लोग यूज कर रहे, 200-250 साइकिल। तो ये पुलिस स्टेशन में साइकिल और स्कूटर सड़ रही थी क्योंकि न्यायालय में केसेस होती है, तो उसका ऑक्शन निकालकर कोई NGO को उसको रिपेयर करके हम अलग अलग जगह पर रख दें और उसका कोई मैकेनिज्म करेंगे तो लोगों को भी फायदा होगा और ये पेट्रोल डीजल से मुक्ति मिलेगी। तो मुझे लगता है ऐसे अनेक इनिशिएटिव में आप सब लोग भी जरूर करिए, हमारे विभाग की ओर से जहां भी सहयोग होगा हम जरूर करेंगे। We come to the next question, question number 422, चंद्र प्रकाश जोशी जी। नंबर 422। सप्लीमेंट्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मंत्री महोदय का विशेष रूप से आभार प्रकट करूंगा कि पिछले 6-7 वर्षों में देश भर में सड़कों के क्षेत्र में हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, इस दिशा में नए नवाचार हो। विशेष रूप से मंत्री महोदय का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने 4 लेन, 6 लेन और कई नवाचार इस देश में दिए हैं। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय आपका बहुत बहुत आभार। देश में बढ़ती हुई ऊर्जा को देखते हुए 4 लेन और 6 लेन के किनारे पर बहुत बड़ी मात्रा में जमीन हाईवे के पास है, आपके मंत्रालय के पास है। तो बढ़ती हुई ऊर्जा को देखते हुए क्या हम सोलर एनर्जी के बारे में
इस दिशा में कोई विभाग विचार कर रहा है क्या? क्योंकि जमीन रेलवे ने भी इस दिशा में नवाचार किया है। तो आज वहां अगर सोलर एनर्जी आती है रात्रि को लाइट लगाने के लिए या और कोई कॉमर्शियल यूज के लिए, सड़क परिवहन मंत्रालय इस दिशा में कोई विचार कर रहा है क्या? माननीय स्पीकर महोदय, ये बहुत अच्छी सूचना है। ऑलरेडी हम टोल प्लाजा एरिया, रेस्ट एरिया, ट्रक ले बाय, बस बे, बस शेल्टर लोकेशंस, ग्रेड सेपरेटर स्ट्रक्चर्स, इंटरचेंजेस, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, व्हीकुलर पेडिस्ट्रियन एंड ओवरपासेस, बिल्ट अप सेक्शंस, अनेक जगह पर ये सोलर एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं। पर थोड़ा सा इसके अनुभव भी आए। हमने अभी दिल्ली मेरठ हाईवे में जो पहला 16 लेन रोड दिल्ली में बनाया था, वहाँ हमने सोलर पैनल पर लाइट लगाए थे, तो हमारे सोलर पैनल ही लोग चोरी करके लेके गए, तो उसके कारण दिक्कत आई ये दिल्ली के इसमें एरिया में। पर अभी हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि ऊपर लगाएंगे जहां कोई पहुंच नहीं पाएगा। दूसरा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे एंड दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पर हमने एट दुहाई इंटरचेंज पर 382 KWP और दासना इंटरचेंज पर 450 KW कैपेसिटी को लगाया, और इसके साथ हमने लाइट भी इसके ऊपर लगा रहे हैं। और ये मिनिमम लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है रिक्वायर्ड टू स्ट्रीट लाइटिंग इज 40 लक्स, वो भी इसमें से मिल रही है, और लाइटिंग लगभग सोलर पे कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उसकी जितनी जगह खाली हो सकती है, पहले प्रिफरेबल रोड बाइंडिंग में फिर लगे तो रोड बड़ा करना पड़ता है, तो दिक्कत आती है। पर हम लोग निश्चित रूप से जहां जहां हमको होगा वहां सोलर का ये तैयार करके निश्चित रूप से हम उसको इनकरेज करने की कोशिश करेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री हो गया। धन्यवाद मंत्री महोदय। क्या इस दिशा में राजस्थान में 4 लेन से 6 लेन भी बने हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी है, गोल्डन कॉरिडोर भी है, क्या राजस्थान में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कुछ रोडों को लेने का मंत्रालय ने कोई विचार किया है क्या? सम्माननीय स्पीकर महोदय, राजस्थान नहीं, पूरे देश में जहां जहां मौका है, जहां जहां लाइट लग रहे हैं, वहां वहां हम रूफटॉप पर तो कर रहे हैं। वैसे इस विषय से संबंध नहीं, पर अभी वर्ल्ड बैंक ने हमारे एमएसएमई विभाग को 4000 करोड़ रुपए दिए। स्टेट बैंक उसकी एजेंसी है, और जितनी हमारी एमएसएमई की इंडस्ट्री है वो रूफटॉप पर सोलर लगाएंगे। उसके लिए वर्ल्ड बैंक का बहुत कम ब्याज से लोन उपलब्ध है। और निश्चित रूप से ऐसे अनेक योजना है कि सोलर का प्रधानमंत्री जी का भी हम इसमें अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं। गुजरात में सबसे बड़ा वर्ल्ड का प्रोजेक्ट अभी सोलर का, जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। और हम लोग लगातार जहां जहां जगह मिलती, केवल एक ही मेरे मन में छोटा सा रिजर्वेशन है, जो सम्मान्य सदस्य कह रहे हैं कि हम रोड की विड्थ, जैसे अभी दिल्ली मुंबई में हमने 120 मीटर विड्थ जो है हमारी है, जनरली रोड तो 48 मीटर में हो जाता है, तो खाली जगह होती है। कभी जाकर भविष्य में जब हम लोग रोड को एक्सपांड करते हैं तो वो जगह लगती है, तो वहां पेड़ लगाते हैं, तो हमको फॉरेस्ट वाले कहते हैं पेड़ अगर उठाना है तो हमारी परमिशन लो। तो ये पेड़ लगाने से लोग बोलते हैं हमारे ये लगाने से नई दिक्कत पैदा होती है। तो कभी ना कभी कुछ ऐसी हर जगह सोलर लगा देंगे और रोड बड़ा करने के लिए फिर निकालना पड़ेगा। तो हम जैसे हमारे सर्विस प्लेसेस जो है, हमारे एमिनिटीज है, हमारा टोल नाका है, रूफटॉप जितना आता है उसमें कर रहे हैं। और कहीं रोड के बीच में भी कई सोलर पर ही लाइट लगता है। हमारे ऊर्जा मंत्री जी सिंह साहब ने इसमें काफी अच्छा काम किया है। तो और भी उनसे कुछ नए आइडियाज लेकर रोड में इसमें क्या हो सकता है वो जरूर हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 423। 423। क्वेश्चन नंबर 423। क्वेश्चन नंबर 423। क्वेश्चन नंबर 423। विद्युत वरुण महतो। यस मंत्री जी। जवाब पटल पर रखा हुआ है। सप्लीमेंट्री। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय मंत्री जी, शायद सदन में ऐसा कोई सदस्य होगा जो उनका कार्यकुशलता से कायल नहीं है। मैं अपने क्षेत्र के NH-33 जो आपसे भी उड़ीसा से संबंधित था, यूपी गवर्नमेंट के समय लगभग 6 साल से कभी हाई कोर्ट, कभी CBI, कभी कंट्रैक्टर, इसी तरह ये झूल रहा था 2010 से। लेकिन जब से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मंत्री जी का आगमन हुआ, भाई नितिन गडकरी जी का, इन्होंने NH-33 को बनाया
बल्कि जमशेदपुर जो ऐसा उद्योग नगरी है जहां पर लगभग 10 से 12 बड़ा उद्योग है, टाटा स्टील है, लगभग 20,000 गाड़ी डेली आना जाना करता है। ऐसे परिस्थिति में पिछले सप्ताह माननीय मंत्री जी से हम लोग मिला, उनसे अनुरोध किया कि सर अगर ये जमशेदपुर नगर में एलिवेटेड कॉरिडोर नहीं बना तो कभी ये जामनगर बन जाएगा। मैं इनका कार्यकुशलता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। तुरंत इन्होंने ना 4 लेन बल्कि 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का स्वीकृति दी, इसलिए हृदय से जमशेदपुर वासी का तरफ से पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में लगभग 18 सेवाओं के ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण आधारित संपर्क रहित कॉन्टैक्ट करने से संबंधित अधिसूचना जारी की गई। इस अत्यंत जनहितकारी एवं क्रांतिकारी शुरुआत के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी गडकरी जी का आभार प्रकट करता हूं। माननीय मंत्री जी से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अशिक्षित एवं निर्धन व्यक्ति जिन्हें कंप्यूटर शिक्षा के प्रवीणता हासिल नहीं है, ऐसी व्यक्तियों के सहायता के लिए आरटीओ में किस प्रकार व्यवस्था की जाएगी तथा नागरिकों का व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा के लिए मंत्रालय क्या रोकथाम आप अपनाए हैं, क्योंकि साइबर अटैक, हैकिंग इत्यादि जैसा साइबर क्राइम से ई परिवहन तथा ई वाहन का वेबसाइट को बचाना नितांत आवश्यक है। सम्माननीय स्पीकर महोदय, प्रधानमंत्री जी ने जब से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तब से मोदी जी लगातार ईज ऑफ बिजनेस इसकी बार बार बात कर रहे हैं। करीब 1400 से 1500 पुराने कानून हमने खत्म कर दिए और सभी डिपार्टमेंट को उन्होंने कहा कि ईज ऑफ बिजनेस के ऊपर आप विशेष ध्यान दो। इतना ही नहीं तो ईज ऑफ बिजनेस पर हमने डिपार्टमेंट में क्या क्या किया है इसके बारे में भी उन्होंने हमें एक डिटेल रिपोर्ट पर मांगी और काफी एक्टिवेट किया और मोटिवेट किया। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि आरटीओ, विशेष रूप से आप सबका काफी काम आरटीओ में होता है और मुझे कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने सबसे बड़ा रिफॉर्म इसमें किया है, हिस्टोरिक मूव टू मेक सर्विसेज ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिटीजन सेंट्रिक एंड हैसल फ्री, boost to ease of doing business. 18 contactless RTO services can now be availed with Aadhaar-based authentication. No need to go to the RTO office. Will reduce footfall at RTO and increase efficiency of the RTO officers. Will end corrupt practices by middlemen and brokers. Government is committed to transparent, time-bound and corruption-free practices. And this is the first of its kind move. ये रिवोल्यूशनरी चेंज हुआ। और माननीय स्पीकर महोदय, मैं कितने जगह पर अब ये घर से बैठकर काम हो सकता है इसकी लिस्ट आपको पढ़ा के बताता हूं। लर्निंग लाइसेंस घर में बैठकर अप्लाई करो, मिल जाएगा। रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर विच टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस टू ड्राइव इज नॉट रिक्वायर्ड। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, चेंज ऑफ एड्रेस इन ड्राइविंग लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इश्यू ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, surrender of class of vehicle from license, application for temporary registration and motor vehicle, application for registration of motor vehicle with fully built body, application for issue of duplicate certificate of registration, application for grant of NOC for certificate of registration, notice of transfer of ownership of motor vehicle, application for transfer of ownership of motor vehicle intimation, motor vehicle. 13. Intimation of charge of address, change of address in certificate of registration. Application for registration for driver training from Accelerated Driver Training Center. Application for registration of motor vehicle of diplomatic officer. Application for assignment of fresh registration mark of motor vehicle of diplomatic officer. Endorsement of hire purchase agreement. Termination of hire purchase agreement. We have written to all the states to implement at earliest. इसमें और एक अच्छा काम किया है। ये पूरा अभी आरटीओ मेरे ऊपर बहुत नाराज है वैसे, पर आरटीओ ऑफिस में जाना नहीं चाहिए किसी ने। और सबसे बड़ा काम है जो आप करोड़ों लोग इसका फायदा ले रहे हैं कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस और आपका गाड़ी के कागज आप आपके मोबाइल में, हमारा एक हमने लॉकर बनाया आपको, सिक्योरिटी लॉकर, इलेक्ट्रॉनिक लॉकर, उसमें कर दीजिए
और जब पुलिस आपको कहीं रोकता है तो आपका मोबाइल फोन निकालकर उसके लाइसेंस बता दो, वो भी साथ रखने की जरूरत नहीं है। तो ये ईज ऑफ बिजनेस में काफी अच्छा काम किया है। इसमें एनआईसी ने हमको डायरेक्टली कुछ सपोर्ट किया है, स्टेट को भी कर रहे हैं, और बाकी स्टेट का भी हमने सिटीलाइजेशन के लिए मिनिस्ट्री की तरफ से कर रहे हैं। डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैंने आपने सहयोग किया कि नई गाड़ी खरीदने के बाद कोई इंस्पेक्शन नहीं करता। नियम ऐसा था कि वो गाड़ी डीलर आरटीओ ऑफिस में लेके जाएगा, वो नंबर देगा, तब गाड़ी वापस आएगी। अब यह सब क्यों हो रहा था मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब हमने कहा कि डीलर ही रजिस्ट्रेशन ईमेल करके भेज देगा और इंटरनेट के साथ बताएगा और नंबर भेज देगा, ठप्पा लगाएगा और होगा। अब भेजने की जरूरत नहीं। तो ईज ऑफ बिजनेस में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतने बड़े प्रमाण पर रिफॉर्म हुए हैं कि ये रिफॉर्म मुझे लगता है एक बार आप सभी सदस्यों ने अलग अलग डिपार्टमेंट में जो चेंजेस हुए उसका जरूर करना, ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद में भी आपको लगता है कि यहां जनता को तकलीफ होती है तो हमें बताइए, हम पूरी तरह से आपको इसमें से पूरी मदद करेंगे। और इसको अभी परमिट भी, नेशनल परमिट जो होता है वो भी हमने इंटरनेट पर हमने अभी डिजिटल कर दिया है। अब परमिट लेने के लिए भी जाने की जरूरत नहीं है। और जो हिस्सा मिलता है फीस का वो राज्यों को जितना, वो अलग अलग राज्यों में हम बंटवा देते हैं। या ट्रक वाले हो, प्राइवेट बस वाले हो, नहीं तो परमिट लेना यानी चुनाव जीतने से भी कठिन काम था। पर अभी अब ये पूरा डिजिटलाइज हुआ है और ये ईज ऑफ बिजनेस से हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर विभाग में ये काम बहुत अच्छा हुआ। धन्यवाद। आपका शंका दूर हुई कि नहीं? आपका शंका दूर हुई? जो प्रश्न आपने शंका दूर हो गई आपका सेकंड सप्लीमेंट्री जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय मंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व में सड़क परिवहन मंत्रालय नीति नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। जनप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता प्रशासन के सरल, सुगम, भ्रष्टाचार सहित बनाना है। माननीय मंत्री जी, आपके दूरदर्शिता के कार्यकुशलता के फलस्वरूप सरकार आधार प्रमाणीकरण आधारित सेवाओं का दायरा बढ़ा रही है। भारतीय सड़क प्रयासों के सुगम एवं निर्बाध सुविधा देने के लिए माननीय मंत्री जी ने कोई घोषणाएं की है, परंतु माननीय मंत्री जी से सड़क, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग एवं टोल बूथों की संख्या बहुत अधिक है, जहां वाहनों के कतारों में लगना पड़ता है और ईंधन और धन की बर्बादी होती है। साथ ही साथ प्रदूषण भी बढ़ता है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार टोल बूथों की संख्या कम करने तथा टोल टैक्स घटाने के लिए क्या नीति बना रहे हैं, ताकि पर्यावरण की रक्षा हो, ईंधन की बचत हो तथा आम आदमी को जेब पर कम बोझ पड़े। वैसे कोविड के कार्यकाल में भी, ये काल में भी सब जगह पर नुकसान हो रहा। अभी भी आज हमारे कुछ हाईवे किसान आंदोलन के कारण ऑपरेट नहीं हो रहे। पिछले साल हमारा 24,000 करोड़ इनकम था टोल का, और इस साल कोविड और ये सब आंदोलन देखते हुए हमें लगा कि 10,000 करोड़ कम होगा, वो 14,000 करोड़ पर आएगा। पर हमने आप सबके सहयोग से फास्ट ट्रैक लागू किया। ये 93% फास्ट ट्रैक अभी लोगों ने ले लिया है। ये जो जयपुर में जाने वाला कौन सा नाका है, वो जो टोल नाका इंपॉर्टेंट खोला, कहीं कुछ तो भी नाम है, यहाँ दिल्ली से लगकर वहां बड़े बड़े आधा घंटा लोग रुकते थे। मानेसर के आगे वो खिड़की टोला, वहां आधा घंटा लोग रुकते थे। आप कहीं भी, अब हमारे पास ऐसी सिस्टम है कि मैं कौन से टोल नाके पर आपको कितना मिनट कौन रुका है इसका 1 मिनट में जवाब दे सकता हूं। हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, चेयरमैन एनएचआई मॉनिटर करते हैं, मैं मॉनिटर करता हूं, और मुझे खुशी है कि हमने 3 मिनट के ऊपर कहीं समय नहीं लग रहा, पूरी तरह फास्ट ट्रैक हो। ये ईज ऑफ बिजनेस है। दूसरा, स्पीकर महोदय, अब हमारा टोल इनकम कम होने के बजाय ये कोविड और शेतकरी आंदोलन, किसान आंदोलन होने के बाद में भी हम 10,000 करोड़ इनकम भी बढ़ा है, हमारा 34,000 करोड़ इनकम हुआ। और अभी ये जो फास्ट ट्रैक है इसको भी अब 93% हुआ है। 7% कुछ राज्यों में लोग डबल दे रहे पर फास्ट ट्रैक यूज नहीं कर रहे हैं। अब वो क्यों, उसका कारण आपको मालूम है। कोई इनकम टैक्स से चोरी करता, कोई जीएसटी की चोरी करता, इधर का माल उधर करता, वो रजिस्टर नहीं होना चाहता।
और अभी मैंने कहा है कि पुलिस और कलेक्टर को ऑर्डर दो और अरेस्ट करो और कार्रवाई करो। ये नंबर 2 का धंधा इस देश में मोदी जी के कार्यकाल में नहीं चलेगा। तो अब उसमें भी कार्रवाई होगी और ये 100% होगा। पर इस पे भी आगे जाकर, कल ही मेरे यहाँ मीटिंग है, अब इसके बाद हम जीपीएस सिस्टम टोल नाका कर रहे हैं, तो टोल नाके खत्म कर देंगे और आपके गाड़ी को, नए गाड़ी को तो जीपीएस लाके आता है, पुराने गाड़ी में हम फुकट में हमारे तरफ से खरीदी करके आपको जीपीएस लगा देंगे, जैसे फास्ट ट्रैक था। और वो जीपीएस सैटेलाइट से जुड़ा होगा और जहां से आप एंट्री करेंगे वहां रजिस्टर हो जाएगा, जहां से बाहर निकलेंगे वो भी रजिस्टर हो जाएगा। उतना ही टोल आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सदस्य कहते हैं और सही भी है कि शहर के बाहर में ही टोल नाका खड़ा किया है। वो पुराने सरकार में कर दिए थे, हम नहीं निकाल पाए उसको, क्योंकि वो कॉम्पेंसेशन मांगते हैं। तो अब वो भी बीमारी चली जाएगी और पूरी तरह से ट्रैफिक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और सिस्टम होगी। जब एक सम्मान्य सदस्य ने एक बात बताई थी जमशेदपुर की, तो हम लोग स्पीकर महोदय अभी हम लोग नई सिस्टम कर रहे हैं चेन्नई में और पूना में। तो उसी के आधार पर एक अच्छे डिजाइनर को मैंने कहा है कि पहले नीचे में रोड होगा 6 लेन या 8 लेन, उसके ऊपर में फ्लाईओवर होगा और फ्लाईओवर के ऊपर और एक फ्लाईओवर होगा और उसके ऊपर एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर चलेगी। ऐसी चेन्नई और पूना के लिए डिजाइन किया है। जमशेदपुर के लिए भी हमने नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में और एक फ्लाईओवर, क्योंकि उनका पीसीयूज काफी ज्यादा है। और शेखावत जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इसका एक डिजाइन ऐसा कर रहा है। तो अब आने वाले, अभी केवल बिल्डिंग नहीं बनेगी, तो अब फ्लाईओवर भी डबल डेकर 3 लेयर के बनेंगे, जो निश्चित रूप से फायदा। तो हमारे यहाँ नागपुर में रोड के ऊपर फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो, ये देश का पहला डिजाइन हुआ जो काफी लोग देखते हैं और काफी लोगों ने पसंद किया। हम अभी इसमें काम करेंगे। संजय मंडलिक, not present. I come to the next question. Question number 424. Sunil Baburao Mende. जी, क्वेश्चन नंबर 424। मंत्री जी। पूरक प्रश्न पूछिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न अपने केंद्र की राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जिन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना में लगाया जाता है, जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और उनके माध्यम से सोशल वर्क किया जाता है। माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा मुझे जवाब भी दिया है, जिससे मुझे ही पता लगा कि हमारे खासकर हमने महाराष्ट्र में 3.25 लाख बच्चे इसका ट्रेनिंग पा रहे हैं और वो जो सोशल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। और खासकर मुझे बहुत हर्ष हुआ कि इन 3.25 लाख बच्चों में से अभी कोविड के एपिडेमिक कंडीशन में करीब 95,000 बच्चों ने, स्टूडेंट ने खाली 27 लाख मास्क, जो उस समय के एपिडेमिक कंडीशन की सबसे बड़ी नीड थी, वो पूरी की और उनके माध्यम से उनको ट्रेनिंग देके सब काम किया गया। मैं इस सदन के माध्यम से आपको, मंत्री जी को भी और खासकर उन बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मंत्री महोदय, मेरा पहला सवाल ऐसा है कि एक कुल मिला के हमारे देश में 35 लाख बच्चे इस योजना के तहत काम कर रहे हैं, उसमें से खाली 3.25 लाख बच्चे ही हमारे महाराष्ट्र प्रदेश से है। इस संख्या के बारे में कुछ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिससे इस संख्या में वृद्धि हो और भारी मात्रा में और भी भारी मात्रा में बच्चे इससे सहभाग लेकर इस देश को सेवा दें। सर, उन्होंने जो जिक्र किया महाराष्ट्र के बारे में और फिगर भी जो मैंने जवाब दिया है, लगभग 37 लाख के आसपास हमारे अभी वॉलंटियर्स है। और महाराष्ट्र का शेयर बहुत अच्छा है, क्योंकि बड़ा राज्य है, तो महाराष्ट्र का जनसंख्या बड़ा है, तो वहाँ छात्र का जनसंख्या भी ज़्यादा है। हम चाह रहे हैं कि इसका संख्या को किस तरह से बढ़ाना चाहिए। हमने एक टारगेट दिया, जब कोविड शुरू हुआ तो हमारे देश में 1 करोड़ वॉलंटियर्स तैयार होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो हमारा देश का जो यूथ वॉलंटियर्स है मिनिमम 1 करोड़ होना चाहिए। लगभग हमारे पास अभी 70 लाख यूथ वॉलंटियर्स इस वक्त मौजूद है, तो उसको 1 करोड़ संख्या बढ़ाने के लिए काफी कदम उठाए हैं। लेकिन क्योंकि कोविड के चलते जो बजटरी एलोकेशंस है, कार्यक्रम करने के लिए जो बजट होते हैं, उस बजट में बढ़ोतरी नहीं हो पाया। इसके वजह से हम वॉलंटियर्स की संख्या को भी आगे बढ़ा नहीं पाया।
लेकिन सुझाव मैंने अच्छा से सुना है, तो हम आगे प्रयास करेंगे कि हमारा देश में 1 करोड़ यूथ वॉलंटियर्स तैयार हो जाए, जिसमें महाराष्ट्र का कम से कम 5 लाख तो महाराष्ट्र से होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। महोदय, मेरा दूसरा सवाल था कि जब ये एपिडेमिक कंडीशन आई और जब हम देखा कि काफी मात्रा में हमें ऐसे वॉलंटियर्स की जरूरत है, उस समय मेरा खुद का एक स्कूल है और स्कूल के बच्चे जो 8वीं से 10वीं क्लास के बीच में है, उनके भी काफी फोन मुझे आ रहे थे कि सर हम भी कुछ इसमें कुछ हम लोग सेवा दे सकते हैं क्या। तो इस माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जो बच्चे 8वीं से 10वीं क्लास के बच्चे की जो उम्र होती है लगभग 13 से 15 साल के बीच में, ऐसे बच्चे भी ऐसे योजना का यदि लाभ लें और उन्हें ट्रेनिंग दी जाए तो ये बच्चे भी हमारे देश में सेवा देने के लायक हो सकते हैं। इसका सुझाव मैं देना चाहूंगा और आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि ऐसा कुछ विचार हमारी सरकार कर रही है क्या। सर, अभी हम लोग 2 कैटेगरी में नेशनल सर्विस स्कीम चला रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी लेवल में जिसको वहां प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के माध्यम से स्कीम चलाया जाता है, और एक क्लास 2 काउंसिल और कॉलेज जो प्रोग्राम ऑफिसर के माध्यम से चलाए जाते हैं। अभी जो क्लास 11 से नीचे, मैट्रिक से नीचे का अभी योजना नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि और भी इसके अलावा भी है, एनएसएस के अलावा और भी कार्यक्रम चलते हैं, जैसे नेहरू युवा केंद्र संगठन है जिसका भी दुनिया का सबसे बड़ा युवा संगठन है, तो उसके माध्यम से भी तो अलग अलग स्कीम्स में हम लोग जोड़ सकते हैं। उन्होंने जो जिक्र किया माननीय सदस्य जी ने, इस कोविड के समय जो वॉलंटियर्स ने जो काम किया है, मेरा इतना सूची है कि आप सुनेंगे आप भी गर्व होगा कि वॉलंटियरिज्म का कंसेप्ट को इंडिया में कितना आगे लेके गया, और बहुत ही सीमित साधन के साथ देश भर में जो मास्क बनाने से लेकर के लोगों को सहायता देने से अवेयरनेस क्रिएट करने तक हमारे जो युवा साथियों ने जो काम किया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान दिया, उसके साथ साथ कोविड वॉरियर्स के साथ पूरा हमारे यूथ वॉलंटियर्स जुड़े रहे। और मैं आज इस सदन के माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं देश के युवाओं को। विनायक राउत जी। सभापति महोदय, धन्यवाद जी। राष्ट्रीय सेवा योजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा योजना है कि जिसके माध्यम से देश के करोड़ों युवक एक उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो निभाने की कोशिश करते। मैं मंत्री महोदय जी से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में करीबन कम से कम 5 लाख बच्चे तो इसमें शामिल होने की अपेक्षा किए। डेफिनेटली अभी 3.25 लाख है तो 5 लाख में कुछ दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन मैं एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी का, कि राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जो बच्चे शामिल होते या स्टूडेंट जाते, जैसे कि मेरे पूर्व साथी ने बताया कि स्कूल और कॉलेज के ज्यादा से ज्यादा बच्चों यहाँ इस योजना के अंदर शामिल होने की आवश्यकता है और इसलिए इसकी ज्यादा प्रसार करने की भी आवश्यकता है। साथ साथ जो बच्चे इसमें एक सोशल वर्क के या सामाजिक ऋणता के रूप में शामिल होते, उनको प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है। क्या उनको इस योजना में शामिल होने वाले जो स्टूडेंट है या बच्चे हैं, उनको कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए उनको मुआवजा वित्तीय सहायता देने की कुछ प्रावधान है? और साथ साथ में और एक क्वेश्चन एक सुझाव कि जो इस स्वयंसेवकों को जो आप बढ़ावा देते हैं, उनको प्रोत्साहन देते, तो इसके लिए जो लास्ट कैडर जो रहती है ना एनएसएस स्वयंसेवक, उनके सिर्फ 30 अवार्ड पूरे स्टेट में दी जाते हैं ताकि उनकी संख्या करीबन 3.25 लाख होते हैं, तो 30 पुरस्कार बहुत कम है। ये पुरस्कार में भी बढ़ावा देंगे तो उनको और प्रोत्साहित हो जाएंगे। मंत्री महोदय जी इसके ऊपर क्या सोचने वाले हैं? धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल पूछा है माननीय सदस्य ने। मैं जो आखिरी वाला पॉइंट को बता देता हूं। अवार्ड जो है एक तो यूनिट के हिसाब से हम अवार्ड देते हैं और एक 30 इंडिविजुअल्स को देते हैं। तो हमने इसका प्राइस मनी भी बढ़वाया है। पिछले साल हमने इसका बढ़ा दिया। यूनिट को हम अभी 5 लाख रुपया देते हैं और सेकंड प्राइज को हम 30 लाख देते हैं, और जो 30 जो
हमारा वॉलंटियर्स जो देते हैं उसको हम 1 लाख एक वॉलंटियर को हम देते हैं। आज ही सुबह मैंने अपना सेक्रेटरी और ऑफिसर्स लोग को मैंने कहा है कि इसको हम थोड़ा उसके दायरा को बढ़ाएंगे और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो आने वाला साल में मैं चाहता हूं कि इनका जो दायरा भी बढ़े और हम आपने जो सुझाव दिया है 30 को बढ़ाने के लिए उसका भी हम जरूर उसका विचार करेंगे, क्योंकि मैं अभी घोषणा कर दूंगा तो फिर अगर उतना पैसा नहीं है मेरे पास तो फिर दे नहीं पाऊंगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपका सुझाव को हम जरूर मानेंगे। लेकिन सर एक जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं, जो ट्रेनिंग हमारे वॉलंटियर्स को हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो ट्रेनिंग का काफी इंस्टीट्यूट है देश में जिसके साथ हमने MOU किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है, हमारा यूथ वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देंगे। इस बार जो हमारा यूथ वॉलंटियर्स ने खास करके NSS का क्योंकि सवाल है, इसमें इतना ज्यादा इन्होंने जैसे ब्लड डोनेशन में जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया वो नंबर 1 है देश में। इसी प्रकार से ट्री प्लांटेशन, सबसे ज्यादा ट्री प्लांटेशन भी हमारे NSS वॉलंटियर्स ने किया है। इसी प्रकार से जो आरोग्य उसका ऐप डाउनलोड कर रहा था वो भी सबसे ज्यादा देश में हमारा NSS वॉलंटियर्स ने करवाया। तो इतना लंबा है, इतना जो लंबा सूची है, तो गिनती करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं उनके कामों का प्रशंसा करना चाहता हूं। To Maharashtra. I move on to the next question. Question number 4 to 5. रविंद्र कुशवाहा। उत्तर सभापति। पूरक प्रश्न पूछिए। रविंद्र जी, पूरक प्रश्न सप्लीमेंट्री। महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि ये जमुना नदी तट के विकास के संबंध के साथ साथ नदियों का विकास तो होना चाहिए, तटबंध हमारे अच्छे होने चाहिए, और हम एक इसी के साथ हमारे यहाँ सरजू नदी, हमारे देवरिया जिले में एक बरहज नाम का स्थान है जहाँ पर पुराने जमाने में बड़े बड़े जलपोतों के द्वारा व्यापार होता था और बरहज बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। माननीय मंत्री जी ने यहां सदन में भी घोषणा की थी कि हल्दिया से लेकर हावड़ा तक हम नए जलमार्ग का निर्माण कर रहे हैं और उसी से संबंधित वो जलमार्ग हमारे बलिया से होकर गुजरता है और बलिया से देवरिया सरजू नदी के तट पर बरहज जो व्यापारिक केंद्र है, हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे और जानना भी चाहेंगे कि क्या बरहज को पहले जलमार्ग से जोड़ करके पहले की तरह से उसे व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है क्या? मंत्री जी। मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूंगा कि सरयू नदी के ऊपर एक उसके घाटों को विकसित करने के लिए एक व्यापक योजना बनी है और उस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो प्लानिंग बना रही है और जैसे उसके बारे में कोई कॉन्क्रीट जानकारी मिलेगी तो तब उसके आगे की कार्रवाई होगी। सेकंड सप्लीमेंट्री। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि हमारे देवरिया जिले के सरजू नदी के किनारे पर मैल नामक स्थान पर बहुत बड़े संत हुए थे देवराहा बाबा, और देवराहा बाबा का आश्रम वहां था और देवराहा बाबा के बड़ी संख्या में भक्त लोग हैं, श्रद्धालु हैं और हर साल उनके आश्रम पर, उनके दिवंगत होने के बाद भी उनके आश्रम पर पूजा करने आते हैं और वो नदी के किनारे ही है। तो क्या पर्यटन के रूप में मैल नामक स्थान पर देवराहा बाबा के नाम पर एक पर्यटक स्थल के रूप में और श्रद्धा के केंद्र देवराहा बाबा के दर्शन के लिए, पूजन के लिए वहां कोई सरकार पर्यटन के रूप में नदी के तट पर व्यवस्था कर सकती है क्या? माननीय सभापति महोदय, आदरणीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है धार्मिक दृष्टि से, लेकिन जो प्रश्न है
वो पर्यटन विभाग से संबंधित है और इस बारे में वो विभाग ही कोई निर्णय ले सकता है। रवि किशन जी, रवि किशन नहीं है। धन्यवाद सभापति महोदय। रवि किशन। राजेंद्र अग्रवाल जी। आदरणीय सभापति जी, हमारा भी थोड़ा कर लेना। मेरठ से काली नदी होकर के गुजरती है जो सहारनपुर से चलती है और कन्नौज में ये गंगा में मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी है। ये देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से है और उसके निकट के मेरठ जिले के अंदर 50 गांव इतने विषाक्त हो गए हैं पानी की दृष्टि से कि वहां पर हेपेटाइटिस बी और कैंसर इस सब के रोग जो हो रहे हैं। इसके पानी को शुद्ध करने के लिए, प्रदूषण से मुक्त करने के लिए मार्च 2018 में 682 करोड़ रुपए की योजना भी नमामि गंगा योजना में मंजूर हुई थी, परंतु काम बहुत धीरे से चल रहा है। नदी अभी भी प्रदूषित है। मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं जानकारी करना चाहता हूं कि इस काम को, इस गति को बढ़ाते हुए जिस प्रकार से गंगा की सहायक नदी के नाते गंगा के प्रदूषण से जुड़ा हुआ विषय ये है, इसको कब तक पूरा करने की योजना है, ये मैं जानना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, क्योंकि जो मूल प्रश्न है वो यमुना से संबंधित है और इस बारे में मैं माननीय सदस्य को इतना जरूर बताना चाहूंगा कि यमुना के बारे में जहां तक प्रश्न है, हम वृंदावन के ऊपर जो है 177 करोड़ रुपए की लागत से एक जो है योजना बना रहे हैं जिससे यमुना के पानी में सुधार आ सके। प्रदूषित नदियों का विषय है इसमें। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। मुझे एक्चुअली यमुना पे पूछना था क्योंकि दिल्ली में यमुना की जो हालत है वो आप सबके सामने ही है, तो हो सकता है जो अभी नियमों में थोड़ा कंफ्यूजन खत्म हुआ है, यमुना की स्थिति भी बेहतर होगी। लेकिन जो मेरा प्रश्न है वो जलमार्ग से संबंधित है और वो है कि एलपी के अंदर एक जलमार्ग की योजना बनाई हुई है पेपर पर, और कल परसों ही इसी हफ्ते के शुरू में हमने देखा कि वहां पर पूरा हाइसिंथ लगा हुआ है और जलमार्ग के नाम पर वहां पे वेबिनार लेक में कोई काम नहीं हुआ। क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे इस सदन को कि वो केरल के अंदर जो जलमार्ग की परियोजना है उसकी स्थिति में अधिक काम करने का प्रयास करें? सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर यमुना को लेकर 800 करोड़ रुपए की लागत से जो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो कार्य कर रही है और यमुना के सौंदर्यीकरण को लेकर उसकी ग्रीनरी को बनाए रखने के लिए 10 ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो लिए गए हैं और उनके ऊपर जो है कार्रवाई जो है अब चल रही है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ, इस प्रश्न में ये लिखा है कि जो दूसरी भी जो नदियां हैं यमुना के साथ साथ, यमुना के साथ बहने वाली, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 नदियां ऐसी हैं, काली, कृष्णा और हिंडन, जो यमुना में मिलती है और 6 जिलों को वो परेशान कर रही है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और ये अपना नोएडा। 108 गांव उससे प्रदूषित हैं। लोगों में कैंसर बढ़ रहा है, अलग अलग तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। एनजीटी का आदेश है। मैं उसके बाद जो है यमुना के ऊपर बागपत में एक वाटर फ्रंट जो है करने की पहले सरकार ने घोषणा की थी। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं इन 3 नदियों का प्रदूषण दूर कब होगा और बागपत में वाटर फ्रंट कब तक आएगा? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने काली नदी के लिए एक विशेष परियोजना के बारे में पूछा है, तो मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूं कि इसको लेकर एक परियोजना जो है वो मंजूर की गई है और विश्व बैंक जो है इस परियोजना में सहायता करेगा और इस योजना को 2022 तक पूरा करने का हमारा पूरा लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 426, डॉक्टर उमेश यादव। क्वेश्चन नंबर 426। मंत्री जी जवाब पटल पर रखा। सप्लीमेंट्री। Sir, supplementary 1. Sir, thank you, Speaker, sir. Currently, Kalburgi is having a ring road, namely NH50 and NH150E, which has become lifeline of Kalburgi city, since the city has outgrown behind the existing ring road at an alarming rate.
the through traffic of NH 150E, NH 50 and NH 150 have to travel on existing ring road along with the local city traffic, which results in heavy traffic congestion and poor riding quality. The traffic intensity of the existing ring road is about 45,000 PCU during peak hours. Many accidents are taking place. Sir, the ring road work was allotted to L&T, but they haven't completed the work of service road at NH 50 and NH 150E, and creation of major junction is not yet done. In current scenario, the construction of mini flyover at Ram Mandir Cross, Humnabad Cross and Mehboob Nagar is very much essential. So, sir, I would like to ask Honorable Minister, what are the measures have been taken in this regard to complete this work at the earliest, sir? सर, सम्मान्य सदस्य ने जो जानकारी दी वो 45,000 PCUs का ट्रैफिक है। इस रोड को वाइंडिंग करना, फ्लाईओवर बनाना, इसका DPR बनाया जा रहा है और निश्चित रूप से उसको बनने के बाद ये समस्या का समाधान होगा। Ask a short question, second supplementary. Sir, supplementary too. Sir, second question is related to the first supplementary only, which is very much important and need of our to my parliamentary constituency. In this regard, I have met Minister Ji many times. The new Kalburgi bypass is required for safe, smooth and congestion-free movement of traffic. The proposed length of bypass is 41.43 kilometers, starting at junction with NH 150E and ends at junction with NH 50. The proposed bypass is 4 lanes with paved shoulders carriageway. The alignment connecting NH 150E and NH 50 via NH 150 has already been approved by Ministry on 14/2/2017 and 3A notification published in the Gazette on 19/1/2019. Declaration of NH to this proposed bypass is awaited from Ministry, inclusive of land acquisition cost of the current annual plan needs to be approved. Therefore, my humble, sincere request to Honorable Minister is whether any time frame has been set to complete this project. If no, I would humbly request the Minister to give a NH number to this mentioned bypass for the overall development of my parliamentary constituency. Thank you, sir. सम्मान्य स्पीकर महोदय, देश में काफी क्षेत्र में ये बाईपास की मांग है। इसके बारे में डिपार्टमेंट ने एक नीति तय की है कि जहां भी बाईपास करेंगे उसमें जो लैंड एक्विजिशन होगी उसका 50% कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट देगा। पर ये स्कीम आगे नहीं जा पा रही है क्योंकि 50% स्टेट गवर्नमेंट देने की स्थिति में नहीं है। तो फिर मैंने उसमें ऐसा अल्टरनेटिव दिया है कि बाईपास बनाने के लिए जो स्टील सीमेंट लगता है उसको जो स्टेट का GST लगता है उसको हम एग्जम्प्ट करो और रोड बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसको रॉयल्टी फ्री कर दो, तो कम से कम ये कंट्रीब्यूशन आपका पकड़ा जाएगा। तो राज्य सरकार के तरफ से हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारे ये प्रपोजल पर आकर हमसे डिस्कस करके अगर वो ये भी करेंगे तो भी हम मार्ग निकालेंगे और इस नीति में बदल करेंगे। पर वर्तमान स्थिति में 50% देना राज्य के तरफ से बाईपास के लिए आवश्यक है और इसके कारण ये काम अटके हुए हैं। पर मैं आदरणीय सदस्य को प्रार्थना करता हूं कि उनके राज्य सरकार की ओर से एक तो 50% देना है तो वो मंजूर करके ला के दीजिए, वो अगर नहीं होता है उसमें भी अड़चन है तो मैंने जो सोल्यूशन बताया उसमें राज्य सरकार की कमिटमेंट लेकर आइए। अगर ये आएगी तो आपका लैंड एक्विजिशन का काम भी आगे लेके जाएंगे और रोड का काम भी बाईपास का फिर शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 427, गिरीश बापट जी। क्वेश्चन नंबर 427 सप्लीमेंट्री पूछिए। मैं मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि ये देश में बसावटों की संख्या और इसमें हर घर जल जो योजना है, खास करके ग्रामीण इलाके में जब गांव में एक बसौटा रहता है तो जानवरों को पानी पीने सब और लोगों को पानी देने के लिए ये बहुत उपयुक्त है। तो इसके बारे में जो क्वेश्चन में बहुत सविस्तर उत्तर आपने दिया है, अच्छा उत्तर दिया है, लेकिन उसमें जो वाटर टेबल बढ़ना चाहिए और दूषित पानी जो पर्कुलेशन होता है
उसके बारे में स्टेट और सेंटर दोनों मिला के ऐसी कोई योजना तुरंत उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा क्या कि हर घर जल के लिए सोर्स ऑफ वाटर जो रहता है वो आसानी से हो और लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध हो। माननीय सभापति महोदय, छोटा सा आंसर दे दीजिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष लाल किले की प्राचीर से इस देश में जल जीवन मिशन शुरू किया था, जिसके अंतर्गत 2024 तक प्रत्येक घर के अंदर नल से जल देने की योजना बनी है। माननीय सदस्य ने जो वाटर कंटमिनेशन के बारे में बात की है, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 2017 से नेशनल वाटर क्वालिटी सबमिशन कार्यक्रम जो चला था, उसके अनुसार देश के अंदर 27,544 आर्सेनिक और फ्लोराइड वाले जो है वो हैबिटेशन जो है वो पाई गई थी और उसके बाद उनके ऊपर कार्य योजना शुरू हुई और उसके बाद 1369 हैबिटेशन ही ऐसी बची थी जिनमें आर्सेनिक और फ्लोराइड पाया गया था। अब वर्तमान में जब से जल जीवन मिशन जो है ये चला है और उसको देखते हुए जो 6 जो है, जो फ्लोराइड है, आर्सेनिक है और आयरन है, सेलेनिटी है, नाइट्रेट है, हैवी मेटल्स है, इनको मिलाकर आज देश के अंदर 48,169 रूरल हैबिटेशन ऐसी हैं जो कंटेमिनेशन से जो है वो प्रभावित हैं और इनमें से हमने 2,637 में कम्युनिटी वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम डेवलप करके ठीक करने की कोशिश की है और इसके लिए 4.5 लाख से भी ऊपर महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है जो ये वाटर प्यूरिफिकेशन की किट्स को लेकर जनता के बीच में जागृत जो है वो फैलाएंगे। नाउ द क्वेश्चन आवर इज ओवर। थैंक यू चेयरमैन साहब। सर, 2 चीजें मैं पूछ रहा हूं आज, क्योंकि बजट सेशन है जो खत्म होगा।